नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी विकास भदौरिया। और आपको बता दें कि मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आज पेश कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर को लेकर बड़ा ऐलान किया है और न्यू टैक्स रेजिम के स्लैब्स को बदल दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स स्लैब में इस बदलाव से वेतनभोगी कर्मचारियों को 17,500 रुपये का फायदा होगा। इतनी रकम की बचत 30% टैक्स स्लैब वाले करदाताओं की होगी। नई टैक्स व्यवस्था में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, जबकि 3 से 7 लाख तक 5% टैक्स लगेगा और 7 से 10 लाख तक 10% टैक्स लगेगा। 10 से 12 लाख तक 15% और 12 से 15 लाख तक 20% टैक्स लगाया जाएगा, जबकि 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स होगा। जहां तक मानक छूट यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन का सवाल है, ये पहले 50,000 रुपये थी, अब बढ़कर ये 75,500 रुपये हो गई है। यानी हर महीने हर साल करीब जो है 7,500 रुपये का इसमें फ़ायदा होगा। तो ये एक बड़ी खबर है। सुन लेते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा है टैक्स स्लैब में बदलाव करते समय। In the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. तो देखिए, आज जो बजट था वो उम्मीदों का बजट था। बहुत सारे उम्मीदें थी इस बजट से, लेकिन कितनी उम्मीदें पूरी हुई हैं ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। और ये जो आवाज़ ज़मीन से आएगी वो भी हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि लोगों के रिएक्शन इसमें अखिलेश बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि बजट के बाद क्या है। लेकिन हमारे साथ अर्थशास्त्री गोपाल केडिया, जो कि टैक्स एक्सपर्ट भी हैं, स्टूडियो में जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है गोपाल केडिया जी। आप तो एक्सपर्ट हैं इन मामलों के। आपके लिहाज से इस बार का बजट आम आदमी के लिए क्या कुछ सौगातें लेके आया है या फिर सिर्फ घोषणाएं हैं? नहीं, देखिए, इस बार का जो बजट है ये मान के चल रहे थे सारे लोग कि एमएसएमई सेक्टर या मिडिल क्लास जो है उसको बहुत राहत मिलेगी। हम लोगों ने इसको इस तरीके से लिया कि इंडिविजुअल टैक्सेशन में 2 रेजिम चल रही है, ओल्ड रेजिम एंड न्यू रेजिम। तो ओल्ड रेजिम में ये चेंजेज करके इसको कम्पिटिटिव बनाएंगे न्यू रेजिम के साथ साथ। लेकिन मेरे को बजट आने के बाद फिर जो सरकार की मंशा लगी, सरकार की मंशा ये है कि ओल्ड रेजिम को धीरे धीरे ये लोग ख़त्म कर देंगे। 1-2 साल में ये स्वयं अपनी मौत मर जाएगा और न्यू रेजिम को ये लोग बढ़ावा देना चाहते हैं। न्यू रेजिम में ही इन्होंने जो है जो टैक्स रेट में जो चेंज किया है, और निर्मला सीतारमण ने कहा कि 17,500 रुपये का जो फ़ायदा होगा, ये 20 लाख की सैलरी जिसकी होती है उस पर 17,500 का फ़ायदा होगा। तो बेसिकली एक्सपेक्टेड लाइन पर ही था, क्योंकि बहुत कुछ करने के लिए नहीं था, मिडिल क्लास को कुछ फायदा देना था तो उन्होंने फायदा दिया। दूसरा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ा के 75,000 कर दिया गया। हालांकि मांग ज्यादा की थी, हम लोग ज्यादा सोच रहे थे कि 1 लाख कम से कम होगा, लेकिन कुछ दिया। और जो अनएक्सपेक्टेड रहा वो रहा फैमिली पेंशन में जो 15,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन से 25,000 जो कर दिया गया। ये कहीं से भी कोई डिमांड नहीं आ रही थी और न किसी ने सोचा था कि इस तरह का कोई बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये बेसिकली जो फैमिली पेंशन होता है ये उन लोगों के लिए होता है जिनका हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं या वाइफ एक्सपायर हो जाती है और उसके बाद ये पेंशन मिलता है उनको। तो उनको ये 15,000 का बेनिफिट मिल रहा था, डिडक्शन मिल रहा था, जो कि 25,000 अब कर दिया गया। तो जी, मोर लेस एक्सपेक्टेड लाइन पर ही बजट रहा ये। लेकिन केडिया जी, एक अहम सवाल ये है कि आज भी बहुत सारे लोग पुरानी रेजिम को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अंतर क्या है? जब हम कंपेयर करते हैं, आईटी रिटर्न फाइल करने जाते हैं, तो हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को ओल्ड रेजिम में ही फ़ायदा मिल रहा है। तो डिफरेंस क्या है? नहीं, देखिए, दोनों में डिफरेंस ये है कि पुरानी रेजिम जो वो है वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड रेजिम है कि आप 80C में 1,50,000 तक का इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको 1,50,000 इनकम से आपका कम हो जाएगा। आप मेडिकल इंश्योरेंस लीजिए, आप प्रीमियम जो पेमेंट करते हैं 25,000 या 50,000, वो आपको कम हो जाएगा। 80s के सेक्शन जो हैं, 80C से 80U तक सेक्शंस हैं जिसमें अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स हैं। 80E है जो एजुकेशन लोन लेते हैं, उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं उसका पूरा का पूरा छूट मिलता है। दूसरा,
अगर आप हाउसिंग लोन लेते हैं उस पर आप खुद रह रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसिंग है आपका, उस पर आप ब्याज देते हैं 2 लाख रुपया, ओल्ड रेजिम में आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, न्यू रेजिम में उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो न्यू रेजिम को इन्होंने बेसिकली एग्जम्पशन फ्री, डिडक्शन फ्री रेजिम बना दिया। तो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए ओल्ड रेजिम इज द सुटेबल रेजिम। बहुत लोगों को इन्वेस्टमेंट की आदत है, लेकिन देखा यह गया 2022-2023 असेसमेंट ईयर में, जब उस समय की जो न्यू रेजिम थी उसमें केवल 7 करोड़ लोगों में से 5 लाख लोगों ने न्यू रेजिम ऑप्ट किया था। दिस वाज नॉट लुक्रेटिव एट ऑल। जी केटी जी, तो मैं आता हूं इस पर। हमारे साथ नीलेश शाह जी भी जुड़ गए, एमडी कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट के। नीलेश जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपको याद होगा ये बात कही गई थी, बार बार दलील भी दी गई थी कि जो लोग हैं सैलरीड क्लास है उनके हाथ में ज़्यादा पैसा हो ताकि खपत बढ़े, वो ज़्यादा सामान खरीदें, इससे पूरी इकोनॉमी को एक मोमेंटम मिलता है, ग्रोथ का मोमेंटम मिलता है। आपको लगता है कि ये जो 17,500 रुपये हाथ में आएंगे, क्या ये काफ़ी हैं एक ग्रोथ का मोमेंटम बनाने के लिए, खपत को बढ़ाने के लिए, या इससे भी ज़्यादा की गुंजाइश थी देने की? ऑब्वियसली हर किसी को ज़्यादा मिले वो अच्छा लगेगा, बट जो प्रॉब्लम भारत में है कि सैलरीड क्लास है वो अपना टैक्स का दायित्व पूरी तरह अदा कर रहा है, बिकॉज वहां पे टैक्स सोर्स के ऊपर डिडक्ट हो रही है। जो नॉन सैलरीड क्लास है वहां पे टैक्स का कंप्लायंस उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। इस वजह से सरकार के पास जो टैक्स रेवेन्यू आ रही है वो तेज गति से बढ़ जरूर रही है, बट कुछ ही लोगों के पास से आ रही है। 8 करोड़ लोग रिटर्न भरते हैं 144 करोड़ में, 2 करोड़ लोग टैक्स भरते, 6 करोड़ तो टैक्स भी नहीं भरते, और उस 2 करोड़ में भी बहुत कम लोग हैं जो टैक्स ज्यादातर भर रहे हैं। तो उम्मीद लोगों की हमेशा ज्यादा रहेगी, बट सरकार के पास उतना बजट नहीं है कि लोगों की उम्मीद के तरह दे पाए। लेकिन नीलेश जी, आज एक दूसरा जो डेवलपमेंट हुआ है, स्टॉक मार्केट को लेकर के भी कुछ सुधार किए गए हैं, कुछ टैक्सेस की जो स्लैब बदले गए एलटीसीजी, एसटीसीजी के, और इसका इमीडिएट इफेक्ट भी हमने देखा शेयर मार्केट पर पड़ा था। हालांकि शाम होते होते तक मार्केट संभल गया था। क्या आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत थी, या जो बढ़ाया गया या जो बदलाव किया गया ये निवेशकों के हित में है? सो अगेन, किसी को भी टैक्स पे करना अच्छा नहीं लगता, एंड यहाँ पे स्टॉक मार्केट के जो निवेशक है वो तो ये भी कह सकते हैं जब आपने एसटीटी लगाई थी तो वो कैपिटल गेन की अवेज में लगी थी। अब कैपिटल गेन भी है, एसटीटी भी है, और अब उनके रेटों में बढ़ावा भी हो रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें मार्केट का रिएक्शन, तो जब कैपिटल गेन की अनाउंसमेंट हुई थोड़ा गिरा, बट फिर बाद में रिकवर हो गया। जो इंक्रीज हुई है वो 10 से 12.5%, मतलब 2.5% है, वो उतना मायना नहीं रखती। बट एक जो जो नो कंप्लेंट होगी या अनुमोदना होगी, लोकल इन्वेस्टर और ग्लोबल इन्वेस्टर के बीच में अंतर है। जब ग्लोबल इन्वेस्टर हमारी डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेड करते हैं तो उसे कैपिटल गेन कहते हैं, और डीटीए के जरिए आते हैं तो यहाँ पे कोई टैक्स नहीं भरते। लोकल इन्वेस्टर जब डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेड करते हैं तो बिजनेस इनकम बनती है और मैक्सिमम मार्जिनल टैक्स तक उन्हें भरना पड़ता है। तो विदेशी और देसी दोनों निवेशक अगर डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग या निवेश कर रहे हैं तो उनका टैक्स भी सेम होना चाहिए, अलग अलग क्यों? जी, हमारे साथ डॉक्टर नरेश त्रेहान भी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका नरेश त्रेहान जी। मेरा सवाल ये है कि हेल्थ सेक्टर में उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार आयुष्मान कार्ड का और दायरा बढ़ाया जाएगा, लेकिन वैसा कुछ दिखा नहीं। आपके लिहाज से हेल्थ सेक्टर के लिए ये बजट कैसा है? तो इस बजट में जो ओवरऑल देखेंगे तो वो तो वेलकम कर रहे हैं कि ये बड़ी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बनाया गया, पर दूसरी तरफ हेल्थ में निराशा जरूर है क्योंकि हेल्थ बजट में कोई बदलाव रियली आया नहीं है। एक तो जो हमारे को ये उम्मीद थी, जैसे आपने बोला कि आयुष्मान जो प्राइम मिनिस्टर की स्कीम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है। उसने बहुत सारे लोगों की इतनी हेल्प करी है कि जो पिछड़े हुए लोग थे, जिनको ये कभी बीमारी होती थी तो यहाँ ट्रीटमेंट नहीं मिलती थी या घर बार बेचना पड़ता था, उनके लिए बहुत बड़ी राहत मिली है। उसी दायरे में ये उम्मीद थी कि ये
आयुष्मान को और भी बढ़ाया जाएगा। दूसरी तरफ ये बात की थी कि हमें ये देखना है कि हमारी सबका ये प्रयास है कि जो हेल्थ केयर की कॉस्ट पेशेंट को पड़ती है उसको कम से कम कैसे किया जाए। तो एक तो जो जैसे अब एक्सरे ट्यूब में उन्होंने ये छूट दी है और फ्लैट पैनल में छूट दी है, इसको और बहुत सारी जो महत्वपूर्ण इक्विपमेंट्स हैं जो लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है उनके लिए भी इंक्लूड हो जाए तो लोग इसकी इनपुट कॉस्ट हमारे लिए कम होगी और वो जो बेनिफिट है वो पेशेंट को पास ऑन किया जा सकता है। तो ये हर वक्त बैलेंसिंग एक्ट है, हेल्थ केयर में भी ऐसा ही हो रहा है क्योंकि हमारा हेल्थ केयर तीन कैंसर दवाओं पे के दाम कम होंगे, आपको लगता है कि ये एक राहत की बात है? और जहां तक बजट की बात है, ये बात सही कि ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया, केवल 13% का इजाफा बताया जा रहा है कि किया गया है। 90,000 करोड़ रुपए का बजट इस बार स्वास्थ्य के लिए दिया गया है। आपको लगता है कि कोरोना के बाद का जो काल है उसमें तो स्वास्थ्य को ज़्यादा प्राथमिकता और ज़्यादा बजट, ज़्यादा बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए? देखो, हमारे में आज के दिन जो जनता की जरूरत है और जो हमारा हेल्थ बजट है उसमें काफी फासला है, तो इसको बढ़ाते रहना पड़ेगा कि हम 2.5 तक पहुंचे, उसको भी एक्सीड करें। अगर जो आप देखेंगे हमारे जो साथ वाली कंट्रीज भी हैं साउथ एशिया की, उनका भी बजट हमारे से ज्यादा है। तो इसलिए हमें हेल्थ के ऊपर जरा ज्यादा, क्योंकि जितना मजबूत हेल्थ होगी उतना ही मजबूत हिंदुस्तान होगा। वो भारत को मजबूत करने के लिए, क्योंकि आज के दिन भी 400-500 बिलियन का नुकसान होता है हमें, जो लोग बीमार हो जाते हैं, उनके वर्क डेज लॉस होते हैं। तो एक तो वो है जी। दूसरी तरफ स्किलिंग की जो अच्छी बात करी गई है वो बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप है हमारी सप्लाई हिंदुस्तान की नीड्स के लिए भी, हमारे हॉस्पिटल्स के लिए भी इतनी डॉक्टर्स और नर्सेज की जरूरत है कि इसको बढ़ाना जरूरी है और अपस्किलिंग बहुत जरूरी है जी। इसके साथ साथ एक और बड़ा बेनिफिट है, वो है कि सारी दुनिया में शॉर्टेज है। तो अगर जो ये यहाँ पे नर्सेज या डॉक्टर्स ट्रेन होते हैं और हमारी अपनी जरूरत पूरी हो जाती है, तो वो एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसीलिए हम दुनिया में हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू द वर्ल्ड बन सकते हैं, इसका यही फायदा है। तो मेरे विचार में अगर जो अभी तो बजट हुआ है इसके अंदर बीच में और भी कुछ किया जा सकता है जिसमें हमें ये राहत मिले कि ये हेल्थ केयर को बढ़ाया जाए और जो उसकी कॉस्ट है उसको कम से कम किया जाए। शुक्रिया आपका डॉक्टर त्रेहान हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम बात करेंगे बिहार और आंध्र प्रदेश को जो पैकेज दिया गया है उस पर भी। हमारे साथ विवेक सिंह जी जुड़ गए स्टूडियो में। विवेक जी, स्वागत है आपका। लेकिन बिहार और आंध्र प्रदेश पे जाएं अखिलेश, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, युवाओं की भी बात करेंगे और एनडीटीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तो आज के बजट में एक खास बात यह भी कि विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स घटा दिया गया है। कॉरपोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर अब 35% कर दी गई है। इसे विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने की एक बड़ी पहल मानी जा रही है। नीलेश शाह जी हमारे साथ बने हुए। नीलेश जी, आप किस तरह से देखते हैं जो कि China+1 पॉलिसी जिस पर की काम लगातार लंबे समय से किया जा रहा था, PLI भी स्कीम यहाँ पर भारत सरकार ने लॉन्च की थी, जिसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं कि आज ये हालत है कि दुनिया भर में जो आईफोन इस्तेमाल हो रहे हैं 14% आईफोन भारत में बन रहे हैं। तो ऐसे में ये कॉरपोरेट टैक्स घटाना 40 से 35% करना विदेशी निवेश को आकर्षित करने में किस हद तक कामयाब हो पाएगा भारत? ये जो 40% से 35% हुआ है वो एक प्रकार की विदेशी कंपनी के लिए है। जो मैन्युफैक्चरिंग विदेशी कंपनी आई है उन्हें तो 25% और 15% टैक्स रेट भी शायद एप्लीकेबल था। एंड विदेशी कंपनीज को टैक्स कम करे वो डेफिनेटली अच्छा लगेगा, बट उनके साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप कैसे इम्प्रूव करते हैं उसके ऊपर भी बारीक नजर रहेगी। 1980 में हम और चाइना एक दूसरे के आसपास थे जीडीपी में और पर कैपिटा जीडीपी में। आज वो हमसे 6-7 गुने बड़े हैं। उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमसे 10 गुना बड़ी है।
तो हमें तो ये अपॉर्चुनिटी जो आई है China+1, उसका दोनों हाथों से इस्तेमाल करना चाहिए। टैक्स की रेट कम करिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाइए, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके कैसे हम अपनी एक्सपोर्ट्स के लिए विदेशी बाजारों को खड़ा कर सके, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। हमने मोबाइल फोन्स में वो बहुत अच्छी तरह करके दिखाया है, बट कई ऐसे सेक्टर है जहां पे वो करना बाकी है। जो हमने मोबाइल फोन्स और खिलौनों में करके दिखाया, नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर बन गए, वो बाकी क्षेत्र में करना जरूरी है। जी। और ये टैक्स रेट का रिडक्शन उस स्टेप में एक सही प्रयास है। जी। और देखिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अर्थशास्त्री विवेक सिंह स्टूडियो मौजूद हैं, उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जुड़ गए हैं। शेखावत जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी में। समय निकाला आपने एनडीटीवी के लिए, लेकिन एक सवाल जो सभी के मन में है कि उम्मीदों का बजट था, लेकिन शायद उम्मीदें पूरी नहीं हुई लोगों की। देखिए, आपकी बार का बजट, इस बजट की तरफ देखने से पहले हम अगर इकोनॉमिक सर्वे की तरफ देखें कि किस तरह से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार ने भारत को इकोनॉमिकली स्टेबलाइज किया है। जीडीपी ग्रोथ जहां दुनिया की 3.2% एवरेज थी, वहां भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है तो शेखावत जी से कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। विवेक जी, आपके पास आऊँगा जब तक कि हम शेखावत जी से अपना संपर्क ठीक करने का प्रयास करते हैं। स्लैब्स में बदलाव, अच्छा एक मिनट, शेखावत जी जुड़ गए हैं। शेखावत जी अपनी बात पूरी कर लें। चलो कर विवेक जी, आपसे यही सवाल, जो स्लैब में बदलाव किया गया, कॉर्पोरेट टैक्स 40 से घटा करके 35% विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए, संक्षिप्त में आपकी टिप्पणी। मुझे लगता है कि स्लैब्स में बदलाव इसका भी उदाहरण देता है कि धीरे धीरे जो न्यू टैक्स रिजीम है उसको एक सिंप्लीफाइड रिजीम के तौर पर सरकार देख रही है और चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जुड़ें। और इसका प्रभाव भी देखने को मिला है पिछले 2 साल में। जैसा मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कहा, धीरे धीरे बढ़कर ऑलमोस्ट 2/3 लोग न्यू टैक्स रिजीम में आए हैं और उसको और सुचारू ढंग से लागू करने का ये एक प्रयास है। टैक्स रिजीम में बदलाव को इस तौर पे भी देखा जाना चाहिए कि पिछले कुछ सालों में ऑलरेडी जो मिनिमम इनकम जो टैक्स एग्जेम्पशन से बाहर है, वो है लगभग इस बार के स्टैंडर्ड डिडक्शन को अगर जोड़ दें तो 7,75,000 रुपये। तो लगभग 60 से 65,000 की जो इनकम है वो अब महीने की वो इनकम टैक्स से बाहर है। अगर इंडिया की पर कैपिटा इनकम को देखें और उसको वैश्विक स्तर से कंपेयर करें तो एक रिस्पेक्टेबल फिगर है। तो उसी तौर पे उसको देखता हूं। जहां तक विदेशी कंपनियों की मैं रुकूंगा आपको। शेखावत जी से हमारा संपर्क जुड़ गया है। शेखावत जी, माफ़ी चाहते हैं, कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई थी। आपसे यही सवाल था कि जो उम्मीदें हैं, क्या उम्मीदों पर खरा उतरा है ये बजट? गजेंद्र सिंह जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है अखिलेश। वापस विवेक के पास चलते हैं। विवेक, आप अपनी बात पूरी रखिए। मुझे एक छोटी सी बात समझा दीजिए कि अगर मान लीजिए कोई 20 लाख या 25 लाख रुपए की तनख्वाह वाला आदमी है, सालाना उसका पैकेज है, उसके लिए न्यू रिजीम अच्छी है। अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट भी है, उसने घर का लोन भी ले रखा है, उसने अपना पॉलिसी भी ले रखी है, हेल्थ पॉलिसी भी ले रखी है, इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले रखी है, और दूसरी तरफ न्यू रिजीम है, तो कौन सी रिजीम उसके लिए ज़्यादा फायदे की है? ये तो पर्सन टू पर्सन केस पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं जो प्लान्ड हैं, हाउसिंग रेंट अलाउंस अवेल करता है, एजुकेशनल लोन है और ऐसी चीज़ें हैं जिनमें सेक्शन 80G और अदर के तहत एग्जेम्पशंस मौजूद है, तो मुझे लगता है कि वैसे आदमी के लिए जो अपनी टैक्स प्लानिंग प्रॉपरली कर सकता है, प्रॉब्ली ओल्ड रिजीम के लिए भी ऑप्ट फॉर कर सकता है। लेकिन ये बढ़ता हुआ जो प्रतिशत है न्यू रिजीम का, आपको ये दिखाता है कि बहुत सारे लोग जिनको अब ये लगता है कि इतनी टैक्स प्लानिंग से अच्छा है कि मैं थोड़ा जो क्लैरिटी हो कि मुझे कितना टैक्स मिलेगा, अगर आप क्लैरिटी के सेंस में देखें तो प्रॉब्ली न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम से बेहतर स्कोर करती है। पर इसके पीछे सोच क्या? क्योंकि अगर पुरानी रेजिम थी तो लोगों का निवेश बढ़ता था, उनको इंश्योरेंस मिलता था। अब सरकार तो अपनी ओर से कुछ दे नहीं रही है, लोग अपनी ओर से करते थे, तो उनको डिसइंसेंटिवाइज क्यों किया जा रहा है? कोई भी चीज़ करने के क्यों रोका जा रहा है? नहीं, अगर एक तो अखिलेश जी आपने ऑब्जेक्टिव बताया कि ऑब्जेक्टिव था कि लोग पर्टिकुलर सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें,
एफडीज में पैसे डालें, टैक्स सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स से इन्वेस्ट करें। लेकिन आप अगर देखेंगे कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्पेशली जो मार्केट्स हैं, उनकी बॉयंसी पिछले दिनों में बहुत बड़ी है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने वालों की संख्या बहुत बड़ी है, ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है जो शेयर मार्केट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। तो बेसिकली इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि सरकार आप पर प्रतिबंध या पाबंदी नहीं लगा रही कि आप कहाँ इन्वेस्ट करें। अगर आप उतने फाइनेंशियली अवेयर हैं और लिटरेट हैं कि आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो प्रॉब्ली वो रूट आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। साथ ही साथ जैसे एक स्कीम जो प्रॉब्ली उतनी चर्चा में नहीं रही आज, एनपीएस वात्सल्य का भी चर्चा किया माननीय वित्त मंत्री जी ने, कि धीरे धीरे जो माइनर बच्चे हैं वो भी एनपीएस का पार्ट हो सकते हैं और 18 साल के होते हुए वो फॉर्मली एनपीएस पे आ सकते हैं। तो एक ऑल्टरनेट सोशल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर क्रिएट करने का भी प्रयास है टैक्स रेजिम को सिंप्लीफाई करने के साथ साथ। इसी के साथ जो कॉर्पोरेट का कंट्रीब्यूशन 10 से बढ़ा के 14 किया, वो भी काफ़ी उस पर चर्चा हो रही कि वो भी एक अच्छा कदम है। लेकिन सवाल ये है कि जो कोशिश होती है कि क्या अब न्यू टैक्स रेजिम को आपने डिफ़ॉल्ट रेजिम बना दिया, लेकिन जो उसमें आपको इंश्योरेंस का फ़ायदा मिलता था, इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा मिलता था, और जहाँ तक मार्केट की बात आप कर रहे हैं तो आरबीआई भी कह रहा है कि बैंकों से पैसा निकल करके म्यूचुअल फंड में और उसमें मार्केट में जा रहा है, ये एक ट्रेंड है। एफएनओ की बात की, वहाँ पर एसटीटी जो है बढ़ाया गया ताकि लोग जो है वो उससे थोड़ा सा अपने हाथ पीछे खींचें, तो ये सब भी तो सरकार अपनी ओर से कर रही है। तो जैसा मैंने पहले भी अपने उत्तर में कहा कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन करदाताओं के हाथ में छोड़ना चाहती है कि वो अपने पैसे का क्या करें, उसको स्पेसिफिक इंसेंटिव से लिंक कर नहीं रहना चाहती है। अगर मान लीजिए मुझे लगता है कि भाई मैं 7 लाख ही कमाता हूँ, लेकिन मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम है और प्रॉब्ली मैं मार्केट में वो रिस्क ले सकता हूँ, तो मेरे पास आज के दिन में वो ऑप्शन अवेलेबल है। हम लोग को ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जब हम ये बात कहते हैं कि करदाताओं में उतनी वृद्धि नहीं हुई है और टैक्स बेस जो है बहुत ब्रॉडन नहीं हुआ है, नंबर्स में उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 2 साल पहले जो हमारा टैक्स स्लैब ऑलमोस्ट 2.5 लाख से शुरू हो जाता था और 5 लाख तक का जो रिबेट था, उसको रिबेट को बढ़ाकर जब हमने 7 लाख किया तो बहुत सारे करदाता टैक्स नेट से बाहर निकल गए, इसीलिए वो फिगर ऐसा दिखता है। साथ ही साथ इस बजट को, इस जो टैक्सेशन के प्रपोजल्स हैं, उसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखने की ज़रूरत है कि ये इस साल का ऑलरेडी दूसरा बजट है, इंटरिम बजट और अब फुल बजट। और वित्त मंत्री ने अपनी स्पीच में कहा कि 6 महीने के बाद, 6 महीने के अंतराल में हम एक इनकम टैक्स एक्ट का कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करेंगे। तो बहुत सारी बातें जो हमें लगता है कि इस बजट में शायद वो इंट्रोड्यूस कर सकती थी, वो प्रॉब्ली नेक्स्ट बजट में आए, क्योंकि ये ऑलरेडी हम जुलाई के महीने में है। जहां तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है, जिसका भी आपने रेफरेंस दिया, 2-3 चीज़ें जो इस बार टैक्सेशन में चेंजेस हुए। एक, बहुत चीज़ों पे एक पेन पॉइंट था कि टीडीएस बहुत ज़्यादा लगता है, उसको कम किया गया है, इंक्लूडिंग ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस। स्टार्टअप्स की डिमांड थी कि हमारा एंजल टैक्स हटाया जाए, उसको हटा दिया गया। और जो एक पॉइंट हमेशा उठता था कि भाई 2015 का नोटिस मुझे 2019 में क्यों मिल रहा है, उस पर भी आज विशेष अनाउंसमेंट किया वित्त मंत्री ने, जिसमें उन्होंने कहा कि नॉर्मली जो टैक्स असेसमेंट है वो 3 साल तक खुलेगा, उसके बाद वो मैक्सिमम 5 या 6 साल तक खुल सकता है, लेकिन उन केसेस में नहीं खुल सकता जिसमें जो एस्केप्ड इनकम है वो 50 लाख तक है, जो काफ़ी बड़ा अमाउंट है, जिससे मैं जितना समझता हूँ मिडिल क्लास अधिकतर उस 50 लाख में कवर हो जाएगा। विवेक से बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी मिल रही है हमारे दर्शकों को, लेकिन अभी छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। और अब बात करते हैं बिहार की और आंध्र प्रदेश की, लेकिन उससे पहले हम चल सकते हैं दूरदर्शन को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक खास इंटरव्यू दे रही हैं, आइए सुन लेते हैं। Don't come easily. We want industry also to participate with us. So when you set up a hub in one place, it doesn't mean the other place cannot benefit. So we want to make sure this becomes the mother center, as it were, and those centers can benefit from the endowments which are being put here, and smaller centers can benefit by attaching themselves like a spoke to the hub of the wheel. वित्त मंत्री जी, अब वो सवाल जिसका सभी लोग शायद इंतजार कर रहे होंगे वो है टैक्स रिजीम को लेकर के। नई टैक्स रिजीम में पहले आपने 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं रखा था, लेकिन अब नई टैक्स स्लैब जो आपने बनाई है उसके पीछे का तर्क क्या है? जब आप कहते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट की आप समीक्षा करेंगी अगले 6 महीने में, तो क्या हम डायरेक्ट टैक्स कोड की तरफ जा रहे हैं? जिस तरह से जीएसटी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म देखा, डायरेक्ट टैक्स साइड में भी हम बड़े रिफॉर्म की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल कदम बढ़ा रहे हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। As it is a new tax regime,
ओल्ड टैक्स रजीम से हटकर इसको बनाना क्यों था, आवश्यकता क्यों था? इसीलिए था कि एग्जेम्पशंस जिनको नहीं चाहिए वो उसी सिस्टम में रहकर फॉर्म फिलअप करके मुझे एग्जेम्पशन नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए करने के बजाय ये सिस्टम में आ जाओ। रेट भी कम है, आपको कोई एग्जेम्पशंस का आवश्यकता अगर नहीं है तो इसमें बेहतर रेट मिल रहा है। और दूसरा, जब ये स्कीम लॉन्च होने के बाद लोग ये बोले कि स्टैंडर्ड डिडक्शन कम से कम दो, हमने 50,000 तक लिया है। इस बार उस 50,000 को हम 75,000 बना दिया जी, जिससे लोगों के हाथ में कोई पैसा बच जाएगा। इसके अलावा रेट में भी सिंप्लीफाई किए और कम भी कर दिया, जिससे मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में राहत मिलेगा और उनको लगेगा कि उनके लिए हम थोड़ा उनके हाथ में पैसा बचने के लिए रास्ता दिया है। ये इस बार के टैक्स रेट्स के ऊपर और स्टैंडर्ड डिडक्शन के द्वारा मिडिल क्लास के लिए राहत। जब मैं बोल रही हूं इनकम टैक्स को रिव्यू करूंगी, मकसद यही है कि एक उदाहरण ओल्ड रजीम और न्यू रजीम का मैंने दिया, बाकी सब भी है जिसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। उसके लिए हम अभी काम जरूर करेंगे, जिससे इनकम टैक्स एक्ट, मतलब इतना बड़ा किताब, उसको पढ़ने देख लो, ये करो, ये सिंपल फॉर्म के साथ आप टैक्स भर सकते हैं और इसका फॉलो भी सिंपल होना चाहिए। और जैसे ऑलरेडी हम प्री फिल्ड फॉर्म्स देते हैं लोग को, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा फिक्स्ड डिपॉजिट उधर था, मुझे जानकारी नहीं था, आप फिर प्री फिल्ड में। ऐसे सिंप्लीफिकेशन करने के लिए टेक्नोलॉजी को हम उपयोग करते हुए रेट को भी कम करते हुए राहत देना चाहते हैं। Madam Finance Minister, the changes that you've announced for customs duties, to what extent does it, how does it keep us away from the China conundrum? No, first of all, if you look at the selection of items for which have given a basic custom duty reduction or somewhere elimination of duties, they are the essential inputs for labor intensive manufacturing. So gems and jewelry, gold or diamonds, raw diamonds, or leather related, shrimp related, they are all sectors where textile. These are sectors where you have intensive labor employed. When you bring raw material for cheap, their expansion plans, their plans to export whatever they produce will all go through a positive change. And because of that, therefore, employment will also improve. That is the primary and, in fact, I can say only condition on which the basic customs duties were reduced. तो आप सुन रहे थे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, जो दूरदर्शन से बात कर रही थी। आज जो बजट पेश हुआ इसके खास बातों के बारे में वो चर्चा कर रही थी। और अब बात कर लेते हैं बिहार और आंध्र प्रदेश की राजनीति की। और अब बात बिहार और आंध्र प्रदेश की, क्योंकि ये वो राज्य हैं जो सरकार में अहम भूमिका निभा रहे हैं, जहां की सत्तारूढ़ पार्टियां केंद्र में एनडीए का अहम हिस्सा हैं। इस बार बहुमत से चूकी बीजेपी, जेडीयू और टीडीपी के समर्थन से ही तीसरी बार सत्ता में। ऐसे में इस बजट में इन दोनों ही राज्यों के लिए वित्त मंत्री ने अपना खजाना खोला है। अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पर बिहार को 59,000 करोड़ से ज़्यादा की सौगात दी गई है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो करीब 15,000 करोड़ का पैकेज आंध्र प्रदेश को भी मिला है। बिहार को सड़क के लिए 26,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बिहार को बाढ़ से बचाव के लिए 11,500 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं। वहीं बिहार में नए मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट, पटना, पूर्णिया, बक्सर, भागलपुर एक्सप्रेसवे के लिए और बोधगया, राजगीर, वैशाली, दरभंगा एक्सप्रेसवे के लिए भी पैसा दिया गया है। एक बात हो रहा था, विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने हित कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए। यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है, तो बहुत कुछ किया है। आप जानते ही कैसे बुरा हाल था पहले। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में, तो जो इतना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, सही है, कितना ज़्यादा स्कूल बना है, कितना एक नए चीज़ों का निर्माण हुआ है।
तो विवेक जी, अगर इसी मुद्दे पर चर्चा करें तो ऐसा लगता है कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं उसके बाद वैसे तो बात की गई थी कि कंटिन्यूटी है हर चीज़ में, सरकार में भी सारे फैसले वही लिए गए, सारे मंत्री भी वही के वही रखे गए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है बजट देख करके कि शायद कुछ सबक सरकार ने लिए हैं, बीजेपी ने लिए हैं, तो वो चाहे आंध्र प्रदेश, बिहार, उनको स्पेशल पैकेज की बात हो या युवाओं को रोजगार देने की बात हो या कृषि क्षेत्र पर फोकस करना हो, ये सब एक के बाद एक ये सबक है जो इस बजट पे दिख रहे हैं। नहीं अखिलेश जी, ये तो स्वाभाविक है कि गठबंधन की सरकार है और हमारे दो बिगेस्ट एलाइज हैं, लेकिन इसको मैं सिर्फ राजनीतिक चश्मे से नहीं देखूंगा। अगर आपको याद हो, जब पोर्टफोलियोज का बंटवारा हो रहा था तो ये भी एलिगेशन लगा कि भाई बिहार और आंध्र प्रदेश के लोगों को हैवी वेट पोर्टफोलियोज नहीं मिले। तो ये तो पॉजिटिव पॉलिटिक्स है कि पोर्टफोलियो जो भी मिला हो दोनों स्टेट के लोगों के लिए हुआ है। और बिहार को इस चश्मे से भी देखना गलत, राजनीतिक चश्मे से देखना इसलिए भी गलत होगा क्योंकि कौन इनकार कर सकता है कि बिहार में इस चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं था, बिल्कुल रिक्वायरमेंट था। और जब हम जैसे बिहार के गया में इंडस्ट्रियल नोड की बात करते हैं तो सिर्फ वो बिहार तक सीमित नहीं है, वो उस पूरे रीजन के ग्रोथ को आगे ले आ सकता है। जैसे मैं तो झारखंड से आता हूँ और आज वित्त मंत्री ने जब कहा कि हम पूर्वोदय की एक स्कीम लेके आ रहे हैं जिसके तहत पूर्व के जो 4 राज्य हैं उनके विकास पर विशेष ध्यान आएगा, और उस संदर्भ में फिर बिहार की चर्चा की। तो बिहार के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट लेके बात करना चाहिए। आंध्र प्रदेश पिछले 5 साल में जो भी वहाँ राज्य सरकार रही और जो भी फिस्कल मैनेजमेंट रहा, और मीडिया में अखबार में काफ़ी दिनों से खबरें आ रही थी कि वहाँ की जो बजट की स्थिति है वो चरमराई हुई है। इनफैक्ट मुख्यमंत्री ने भी ये चीज़ कहा। तो अगर एक नए कैपिटल के लिए, जिस पर हमेशा एक संशय बना रहा कि कैपिटल ये होगा कि कुछ और होगा, अगर कुछ राशि दी जाती है और उसको, और जहाँ तक चंद्रबाबू नायडू का सवाल है, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो कैपिटल्स को, हैदराबाद को जैसा उन्होंने डेवलप करके एक IT हब बनाया, तो अगर अमरावती के लिए पैसा दिया जा रहा है और उससे जॉब्स क्रिएशन होगा, और उसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए कि अभी बैंगलोर में जो लोकल रिजर्वेशन को लेकर जो बातें हो रही थी, तो हमें और नए शहर ऐसे चाहिए जो कि हब्स बने डेवलपमेंट के। तो बिहार और आंध्र प्रदेश को मैं इस चश्मे से देखना चाहूँगा। जहाँ तक आपने बात की है कि सरकार ने सीख ली है, बिल्कुल। हालांकि मैं मानता हूँ कि चुनावी नतीजे और भी बहुत सारे मुद्दों पर निर्भर थे, सिर्फ आर्थिक मुद्दे नहीं थे। लेकिन एक चीज़ जो विशेषकर इस बजट में उभर कर आई है वो है हमारे जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उस पे जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। और ये सिर्फ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की बात नहीं है, बहुत हद तक इंडिया के जॉब से भी जुड़ा हुआ है। वो मुद्रा की लिमिट 10 लाख से 20 लाख करने की बात हो, वो बिल डिस्काउंटिंग की बेटर फैसिलिटीज़ के लिए जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है उस पे 22 नए CPSEs आने की बात हो, जो MSMEs का क्रेडिट असेसमेंट होता है उसको ट्रेडिशनल टर्नओवर और प्रॉफिटेबिलिटी से आगे बढ़ाकर एक अपना इंडिजिनस डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पे एक क्रेडिट असेसमेंट हो, उसकी बात हो, या फिर इक्विपमेंट्स और प्लांट एंड मशीनरी के लिए जो लोन्स हैं उस पर 100% गवर्नमेंट गारंटी की बात हो। मुझे लगता है कि MSME के क्षेत्र में बहुत बड़े कदम इस बजट में उठाए गए हैं। लेकिन विवेक, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपका जो गृह राज्य है झारखंड, जहाँ से आप आते हैं, वो चुनावी राज्य भी है, वहाँ के लिए कोई घोषणा नहीं है इस पूरे ऐसा कहना गलत होगा विकास जी। एक जो स्कीम स्पेसिफिकली जो माननीय वित्त मंत्री जी ने चर्चा की, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, जिसके तहत सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि पूरे देश में 60,000 ऐसे गांव जिनकी आदिवासी पॉपुलेशन लगभग 5 करोड़ है, वहाँ सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के सैचुरेशन की बात की गई है। और जब हम सैचुरेशन की बात की, और ये वर्ड काफ़ी चर्चा में रहा है, जब हम सैचुरेशन की बात करते हैं तो पहले जो प्रणाली थी उसमें स्कीम का सक्सेस डिपेंड करता था कि अगर हर गांव तक वो स्कीम पहुंच गई है तो वो स्कीम सक्सेसफुल है। अब गांव से भी आगे बढ़कर, हर घर से भी आगे बढ़कर, हर इंडिविजुअल तक, तो अगर ये जो स्कीम है ये धरातल पर इंप्लीमेंट होती है तो झारखंड जैसे राज्यों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। और जो पूर्वोदय की बात की गई, अगर आप उस इलाके की ज्योग्राफी से वाकिफ है, गया बहुत दूर नहीं है झारखंड से, और गया में अगर इंडस्ट्रियल नोड बनता है तो पूरे झारखंड को उसका फायदा होगा। तो अखिलेश, अभी छोटा सा ब्रेक लेना होगा हमें, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो युवाओं के मुद्दों पर बात करेंगे। तो युवाओं के लिए इस बजट में क्या है, इसकी ये भी हम आपके सामने रख देते हैं। युवाओं के लिए बड़े ऐलान
किए गए इस बजट में ईपीएफओ के तहत पहली बार रोजगार पर यानी कि पहली नौकरी पर तोहफा मिलेगा। 15,000 रुपये 3 किश्तों में उस रोजगार के बाद मिलेंगे। 1 लाख तक की सैलरी वालों को भी फायदा होगा। 2.10 करोड़ युवाओं को इसका फायदा होगा। 20 लाख युवाओं को 5 साल में ट्रेनिंग भी दी जाएगी। 1000 ट्रेनिंग स्कूल संस्थान बनेंगे और 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन भी दिया जाएगा। हर साल 1 लाख युवाओं को लोन वाउचर और 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप की सुविधा होगी। इसके अलावा 5,000 रुपये भी इंटर्नशिप के दौरान मिलेंगे और एक मुश्त 6,000 रुपये की भी अतिरिक्त मदद दी जाएगी। अब इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। तो आज भूटान नरेश जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक और वहां के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गो अदानी समूह के खाबड़ा और मुद्रा पोर्ट में 30 गीगावाट के अक्षय ऊर्जा केंद्र पहुंचे। इस मौके पर अदानी समूह के प्रमुख गौतम अदानी ने ट्वीट कर लिखा कि वो पर्यावरण अनुकूल पहल के प्रति भूटान के जज्बे और उनकी प्रतिबद्धता से अभिभूत हैं। अदानी समूह एक टिकाऊ और हरे भरे भविष्य के लिए भूटान के सहयोग के साथ कुछ करने को लेकर काफ़ी उत्सुक है।